नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नीट यूजी परीक्षा नतीजों में कथित धांधली के आरोपों के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इन दिनों खूब चर्चा में है। एनटीए चेयरमैन भी खूब सुर्खियों में है। वो इसलिए कि नीट यूजी परीक्षा के नतीजों में कथित धांधली और उस पर उठे विवाद के बीच मामले की जाँच के लिए जो कमेटी बनी उसका प्रमुख एनटीए अध्यक्ष को ही बनाया गया। वही एनटीए अध्यक्ष जिन पर ये परीक्षा सही तरीके से कराने की जवाबदेही थी। एनटीए के प्रमुख रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप जोशी हैं। जोशी का संघ परिवार से पुराना नाता बताया जाता है और उन पर इस नाते का फायदा उठाकर बड़ा पद पाने का भी आरोप लगा है। डॉक्टर जोशी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जोशी 2006 में एमपीपीएससी अध्यक्ष बने थे। इसके करीब 8 साल बाद आरटीआई के जरिए प्राप्त जानकारी के हवाले से दावा किया गया कि उनकी इस नियुक्ति के लिए आरएसएस के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रचारक विनोद जी ने सिफारिश की थी। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को उनके आवेदन के जवाब में जानकारी दी गई थी। डॉक्टर जोशी के लिए की गई सिफारिश में विनोद जी ने लिखा था, डॉक्टर प्रदीप जोशी विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में जबलपुर के रानी दुर्गा विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, चाहते हैं संघ लोक सेवा अध्यक्ष बने, नाम गया है। इस नोट की एक प्रमाणित प्रति अजय दुबे को सौंपी गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता करके भारत में परीक्षाओं में हो रही धांधली का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं लेकिन पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। राहुल ने कहा कि कहा जा रहा था कि मोदी ने एक ऑर्डर देकर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा दिया, इजराइल गजा के युद्ध को भी रोक दिया गया था, लेकिन किसी न किसी कारण भारत में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा। राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था और संस्थानों में वैचारिक आधार पर अयोग्य लोग नियुक्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गुणवत्ता प्रभावित हुई है। 18 जून के हुए यूजीसी नेट परीक्षा को धांधली के आशंका के मद्देनजर रद्द कर दिया गया। वहीं भारत के मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा भी सवालों के घेरे में है। कथित पेपर लीक की जांच कर रही बिहार पुलिस की गिरफ्त में कई लोग आए हैं। इसके अलावा मेरिट सूची भी सवालों में है। नीट की परीक्षा को भी रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी की वजह से भी छात्रों पर दबाव है। राहुल ने कहा कि हमारे छात्रों पर भारी दबाव है, ये कई दिशाओं से आ रहा है। पहली दिशा है भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। सभी इस कारण को समझते हैं। देश के युवाओं को लगता है कि मोदी बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान करने के योग्य नहीं है। राहुल गांधी ने कहा ये सिर्फ शिक्षा का संकट नहीं है, बल्कि यह हर क्षेत्र में है। चुनावों से पहले यह स्पष्ट था कि मीडिया पर, दूसरे संस्थानों पर नियंत्रण है, इसलिए वो चुप थे, लेकिन अब नहीं रहेंगे। ये एक बड़ा राष्ट्रीय और आर्थिक संकट है, यह संस्थागत संकट भी है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के संस्थानों को बर्बाद किया है। जो संस्थान पहले पारदर्शी थे, अब वो वहाँ अयोग्य लोगों को बैठा दिया गया है। जब तक हिंदुस्तान के संस्थान इन लोगों के हाथों से नहीं छीने जाएंगे, ये होता रहेगा। जब तक बीजेपी रहेगी, ये बढ़ता जाएगा। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में बिहार में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 अभ्यर्थी अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद और दानापुर नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यदुवेंद्र शामिल हैं। गिरफ्तारियां उस कबूलनामे के बाद हुई हैं जिसमें संदिग्धों ने लीक हुए प्रश्न पत्र को प्राप्त करने और याद रखने की बात स्वीकार की थी। मास्टरमाइंड अमित आनंद के कबूलनामे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एबीपी लाइव की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने लीक की साजिश रचने की बात स्वीकार की और खुलासा किया कि उम्मीदवारों को लीक हुआ पेपर और उत्तर 30 से 32 लाख रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराए गए थे। इस खुलासे से आक्रोश फैल गया है और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और नीट यूजी को रद्द करने की मांग की जा रही है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में पटना से गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी अनुराग यादव ने कबूल किया है कि उसे परीक्षा से पहले पेपर मिले थे। साथ ही उसने अपने बयान में यह भी कहा कि उसे रात भर प्रश्न के आंसर रटवाए गए। परीक्षा हॉल में जाने के बाद सभी प्रश्न वही मिले। अनुराग ने अपने बयान में कहा कि मुझे मेरे फूफा यानी सिकंदर यादवेंद्र ने कोटा से कहकर बुलाया था कि परीक्षा के लिए सेटिंग हो गई है। मेरा परीक्षा केंद्र पटना डीवाई पाटिल स्कूल था। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जून को नीट यूजी में पेपर लीक की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति बनाने की याचिका पर एनटीए और केंद्र को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अब मामला 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है। मेडिकल प्रवेश के लिए होने वाली नीट की परीक्षा के विवाद में फंसी सरकार के लिए अब एक और झटका लगा है।
एक दिन पहले ही हुई यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने बुधवार को यूजीसी नेट यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। इसने ये कहते हुए फैसला किया है कि परीक्षा की ईमानदार गुणवत्ता से समझौता किया गया हो सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से यूजीसी नेट और नीट परीक्षा को लेकर सवाल पूछे हैं। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे? कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करना लाखों छात्र छात्राओं के जज्बे की जीत है। ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षक माफियाओं की गिरफ्तारी होती है तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है। कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि नीट की परीक्षा कब रद्द होगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी, नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की जिम्मेदारी लीजिए। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती में हुए पेपर लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी गुजरात की प्राइवेट कंपनी एजुटेस्ट को दी थी। अब इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की तरफ से एजुटेस्ट कंपनी के संचालक विनीत आर्य को अपना बयान दर्ज करने के लिए अब तक 4 बार नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन वो 4 बार नोटिस मिलने के बाद एक बार भी एसटीएफ के सामने उपस्थित नहीं हुआ है। इस मामले में एसटीएफ का अगला कदम विनीत आर्य की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो विदेश भाग गया है। बुधवार को शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने चुनौती पेश कर दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कभी मेरे पिता बाला साहेब की विरासत को नहीं छीन पाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के साथ संभावित सुलह से जुड़ी अटकलों पर विराम लग गया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं और इस काम के लिए किसी बड़े केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। शिवसेना स्थापना दिवस के मौके पर लोगों के समर्थन से उत्साहित उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दे दी। उद्धव ने साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि मोदी जी, मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह आपके और मेरे बीच होगा। उद्धव ने कहा कि भाजपा को मेरा संदेश, मेरा मूल प्रतीक का इस्तेमाल किए बिना चुनाव जीतने का प्रयास करें। मुझे गर्व है कि हमने किसी और की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया, हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, खासकर पीएम मोदी की। मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि वो आज ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दें, इस नकली शिवसेना को दूर रखते हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उनकी पार्टी को राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से कम 100 पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। शिवसेना महायुति गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी भी शामिल है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि हमें चुनाव लड़ने के लिए 100 सीटें मिलनी चाहिए और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम उनमें से 90 सीटें जीतें। पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण को 65% करने वाला कानून रद्द कर दिया है। बता दें कि बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाई थी और उसके बाद इसी आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। हालांकि अब पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। झारखंड के चंपई सोरेन सरकार राज्य में जातीय जनगणना कराएगी। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इसी बैठक में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया। बता दें कि बिहार के बाद झारखंड दूसरा राज्य बना है जिसने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसी साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में चंपई सोरेन सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। चुनावों में राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कांग्रेस सरकार में किए गए आर्थिक सुधारों की प्रशंसा की है। अडानी ने कांग्रेस शासन के दौरान शुरू किए गए 1991 के सुधारों को भारत की आर्थिक प्रगति की नींव कहा। उन्होंने 2014 के बाद कार्यकाल को विकास का टेक ऑफ कहा। गौतम अडानी ने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव और उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए सुधारों ने भारत के आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमानत पर बुधवार को सीएम केजरीवाल के वकील ने दलील रखी थी और उन्होंने कहा कि सीएम को हिरासत में रखे जाने का कोई मतलब नहीं है। वहीं ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया। कई देशों ने हज के दौरान अपने नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान श्रद्धालु हज के लिए सऊदी अरब में जुटते हैं। सऊदी अरब में भीषण गर्मी की वजह से कई देशों के सैकड़ों हाजियों की मौतें हुई हैं। इंडोनेशिया की सरकार के मुताबिक करीब 200 इंडोनेशियाई हज यात्रियों की मौत इस साल अब तक
हो चुकी है। समाचार एजेंसी AFP को एक राजनयिक ने बताया है कि भारत के भी 68 हाजियों की मौत इस साल हज के दौरान अब तक हो चुकी है। इस साल हज के दौरान अब तक 900 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सऊदी अरब ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। अधिकारियों ने 20 जून को कहा कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली के आरएमएल और सफदरजंग अस्पतालों में संदिग्ध गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण कुल 17 मौतें दर्ज की गई हैं। दिल्ली पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे के बाद वियतनाम पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर वियतनाम के उप प्रधानमंत्री ट्रॉन होंग हा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के केंद्रीय समिति के प्रमुख ली हुआई ट्रंग ने पुतिन का स्वागत किया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।